नमस्ते, मैं निधि शर्मा हूँ। क्या आप मेरे साथ कहानी सुनना पसंद करेंगी? हिंदी मर्डर स्टोरी, अंधेरे के साए, एक अधूरी चीख। कोहरा और कोलकाता। सर्दियों की एक भोर थी। कोलकाता की तंग गलियों में कोहरा इस तरह फैला था जैसे किसी रहस्य को ढूंढने की जिद में हो। इन सड़कों के एक कोने पर था आनंद अपार्टमेंट, एक पुरानी 4 मंजिला बिल्डिंग जिसके चौथे माले के फ्लैट नंबर 402 में आज सुबह 5:17 बजे एक अधूरी चीख उठी और फिर सन्नाटा। चीख किसी लड़की की थी। पड़ोसी जाग गए, लाइटें जल उठीं और फिर पुलिस बुलाई गई। जब दरवाज़ा तोड़ा गया तो वहां मिला था रागिनी सेन का शव। उम्र लगभग 26 साल। नाइट ड्रेस में पलंग पर उल्टी पड़ी, चेहरे पर खौफ और गले पर खून के सूखे निशान। केस की शुरुआत। इंस्पेक्टर अंशुमान चक्रवर्ती, उम्र 43, एक शांत और गहरी आंखों वाला अफसर, केस की जांच में लगाए गए। वह पिछले 17 साल से मर्डर केसों को सुलझाता आ रहा था, लेकिन इस मामले ने उसके अंदर कुछ हिला दिया। रागिनी एक जानी मानी फैशन डिजाइनर थी, सोशल मीडिया पर फेमस, इवेंट्स में चर्चित, और हाल ही में उसने हाउस ऑफ रागिनी नाम से खुद का ब्रांड लॉन्च किया था। हत्या के समय वह अकेली थी, फ्लैट अंदर से बंद था और खिड़कियां भी सील थीं। तुरंत सवाल उठे, कोई अंदर कैसे आया? अगर आत्महत्या थी तो शरीर पर चोटों के निशान क्यों थे? कोई सुसाइड नोट क्यों नहीं? शुरुआती सबूत। जांच के दौरान पुलिस को कुछ दिलचस्प चीजें मिलीं। डायरी का पन्ना फटा हुआ था, मोबाइल फोन लॉक्ड था, पर आखिरी कॉल राजीव नामक व्यक्ति को गई थी। खिड़की पर उंगलियों के हल्के निशान थे, जैसे कोई बाहर से देखने की कोशिश कर रहा हो। बिस्तर पर एक गुलाब की पंखुड़ी मिली, सूखी हुई। रागिनी की बेस्ट फ्रेंड नेहा सरीन को बुलाया गया। नेहा का चेहरा सूजा हुआ था, वह लगातार रो रही थी। उसने कहा था कोई उसे धमकी दे रहा है, पर बताने से मना किया। बस कहा था अगर कुछ हो जाए तो मेरी डायरी देखना। संदिग्ध। राजीव मल्होत्रा। राजीव 30 वर्षीय कारोबारी, रागिनी का एक्स बॉयफ्रेंड था। दोनों के बीच ब्रेकअप को 8 महीने हो चुके थे, लेकिन कुछ दिनों से वह फिर से उससे संपर्क में था। पुलिस ने राजीव को पूछताछ के लिए बुलाया। हाँ, मैंने बात की थी उस रात। वो बहुत डरी हुई थी। बोली, मैं किसी को माफ नहीं करूंगी, वो मेरे साथ खेल रहा है। कौन? अंशुमान ने पूछा। पता नहीं, उसने नाम नहीं बताया। राजीव का alibi मजबूत था उस रात। वो अपने दोस्त निखिल के साथ एक पार्टी में था, लेकिन पुलिस को शक हुआ जब उन्होंने राजीव के फोन से डिलीट हुए मैसेज रिकवर किए। अगर तुमने मेरी इज्जत से खेला तो मैं तुम्हें मिटा दूंगी। डायरी का राज। नेहा की मदद से पुलिस को रागिनी की डायरी का बचा हिस्सा मिला। उसमें उसने कई रहस्य लिखे थे, जिनमें सबसे चौंकाने वाला था, वो मुझसे कहता है कि मैं चुप रहूं, वरना मेरे अतीत का सच सबको पता चल जाएगा। पर अब डर नहीं लगता, मैंने वीडियो रिकॉर्ड कर लिया है। पुलिस ने फ्लैट की तलाशी दोबारा की और एक दीवार घड़ी के पीछे उन्हें एक छोटी सी पेन ड्राइव मिली। उसमें एक वीडियो था रागिनी का खुद का रिकॉर्ड किया हुआ। अगर ये वीडियो तुम देख रहे हो तो शायद मैं अब जिंदा नहीं, मुझे कोई ब्लैकमेल कर रहा है। उसने मुझसे कहा कि मैं उसकी बात मानूं, वरना मेरा पास्ट सबको बता देगा। मैं डर गई थी, पर अब नहीं। उसका नाम नहीं कह सकती, पर उसके पास मेरी पुरानी कुछ फोटोज हैं। मुझे यकीन है कि वो इन्हीं से मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। पुराना अतीत। पुलिस को पता चला कि रागिनी 6 साल पहले जयपुर में एक होटल में काम करती थी। वहाँ किसी बड़े आदमी से उसका रिश्ता था, पर वो रिश्ता टूटा बुरी तरह और रागिनी ने तब कोलकाता शिफ्ट कर लिया। एक नाम सामने आया, आदित्य गोयन का, एक नामी उद्योगपति, जयपुर से कोलकाता आए हुए, और अंशुमान को शक हुआ कि कहानी यहीं से जुड़ी है। इस भाग का अंत यहीं। इस पहले भाग में हमने देखा रागिनी की रहस्यमय हत्या, डायरी, वीडियो और ब्लैकमेलिंग का संकेत, राजीव और आदित्य जैसे संदिग्ध। अब आगे क्या? बहुत बढ़िया, आइए अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं। आदित्य गोयन का नाम बड़ा, पर साया और बड़ा। इंस्पेक्टर अंशुमान चक्रवर्ती के दिमाग में एक ही नाम घूम रहा था, आदित्य गोयन का। एक समय का जयपुर का चमकता सितारा अब कोलकाता के पॉश इलाके बैलीगंज में रह रहा था। रियल एस्टेट, होटल्स, मीडिया सब में हाथ। लेकिन अफवाहें कहती थीं कि जितनी ऊंची इमारतें उसने बनाई थीं, उनके फाउंडेशन में उतनी ही गहरी खामोशियां गड़ी थीं। पहला सामना। अंशुमान अपनी टीम के साथ आदित्य गोयनका के आलीशान बंगले पर पहुंचे। बड़ी सी गाड़ी, लॉन में झूलता फव्वारा
और अंदर आदित्य एक आराम कुर्सी पर बैठा व्हिस्की की चुस्कियां ले रहा था। रागिनी सेन? आदित्य ने चौंकने का अभिनय किया। अरे ओ गॉड, वो तो बहुत पुरानी बात है। कितनी पुरानी? अंशुमान की आवाज़ सख्त थी। लगभग 6 साल। जयपुर में मिली थी। होटल इंडस्ट्री में काम करती थी। बहुत टैलेंटेड, लेकिन हमारी राहें अलग हो गईं। और ब्लैकमेल? अंशुमान ने डायरेक्ट वॉर किया। ब्लैकमेल? आदित्य ने हौंसते हुए कहा। सर, मुझे ब्लैकमेल करने की ज़रूरत किसे होगी? और अगर मैं किसी को ब्लैकमेल करता तो क्या मैं इतना बेवकूफ़ हूँ कि उसका वीडियो छोड़ दूँ? नया सुराग, रात्रि की परछाइयाँ। रागिनी की बिल्डिंग के सीसीटीवी फुटेज दोबारा खंगाले गए। अब ध्यान से देखने पर एक और चीज सामने आई। रात 2 से 40 बजे एक परछाई सामने से निकलती हुई दिखी। वो छुप छुप कर नीचे उतरती और बिल्डिंग से बाहर निकलती। चेहरा ढका हुआ, लेकिन कद, चाल और बॉडी लैंग्वेज महिला जैसी लग रही थी। रिया सेन क्राइम टेक्नीशियन ने ध्यान से देखा। सर, ये कोई पुरुष नहीं, महिला लग रही है। ऊंचाई लगभग 5'4", बाल खुले हुए। शायद नेहा या कोई और जिसकी रागिनी से दुश्मनी हो सकती हो। रागिनी की असिस्टेंट रिमी। रागिनी के ऑफिस में काम करने वाली रिमी घोष एक होशियार लेकिन दब्बू किस्म की लड़की थी। उसने बताया, मैम बहुत डरी हुई थीं, किसी आदमी का नाम नहीं लेती थीं, लेकिन बार बार कहती थीं, अब मैं तुम्हारे हाथ की कठपुतली नहीं। एक बार तो मैंने देखा, उन्होंने अपने कंप्यूटर से कुछ डिलीट किया, शायद कोई ईमेल। पुलिस ने कंप्यूटर से डिलीट हुई फाइल्स रिकवर की। एक नाम सामने आया, ब्लैकमेल लॉग आदित्य फाइनल। ये फाइल पासवर्ड प्रोटेक्टेड थी, लेकिन जब रिया ने पासवर्ड ट्राई किया, मुक्ति 2024, तो वह खुल गई। ब्लैकमेल लॉग। इस फाइल में दर्ज था कई ईमेल्स जिनमें रागिनी को किसी अननोन अकाउंट से धमकी दी जा रही थी। अगर तुमने मुंह खोला तो तुम्हारी पुरानी तस्वीरें कल अखबारों में होंगी। 2 ऑडियो रिकॉर्डिंग्स जिसमें एक पुरुष की आवाज़ थी दबे लहजे में, तू जो कर रही है वो ठीक नहीं, तेरा पास तुझे खा जाएगा। वॉइस एनालिसिस में पाया गया आवाज़ का मेल आदित्य गोयनका से 90% था। दूसरी मौत, नेहा की आत्महत्या। जांच बीच में ही थी कि अगली सुबह एक और खबर आई, नेहा सरीन की मौत। उसके फ्लैट में नींद की गोलियों का ओवरडोज मिला। उसके पास एक छोटा नोट था, मुझे माफ़ करना रागिनी, मैं तुम्हारी बात नहीं समझ पाई और अब मुझ में और नहीं बचा। लेकिन इंस्पेक्टर अंशुमान को ये भी आत्महत्या नहीं लगी। नेहा की डेड बॉडी के पास कोई पानी का ग्लास नहीं था। गोलियां जबरदस्ती निगलवाने के निशान में लेगले में लाल रेखा, जैसे उसे कुछ पिलाया गया हो। और सबसे अजीब बात, उसकी उंगलियों पर ब्लैकिंग का निशान था, जैसे उसने कुछ लिखने की कोशिश की हो। नेहा के मोबाइल का राज। नेहा का मोबाइल फ़ोन पैटर्न लॉक था, लेकिन फ़ोन को फोर्स अनलॉक करते हुए जब मैसेज पढ़े गए तो एक संदेश रात के 2:15 का मिला। तुम जानती हो तुमने क्या किया, पुलिस के पास मत जाना, तुम अगली हो। इस नंबर को ट्रेस किया गया, वो नंबर रजिस्टर्ड ही नहीं था, यानी वर्चुअल नंबर। लेकिन आईपी ट्रैकिंग से संकेत मिला, वो नंबर गोयन का होटल की वाईफाई से एक्टिवेट हुआ था। मामला और गहराता है। अब तक 2 मौतें हो चुकी थीं। रागिनी सेन गला दबाकर हत्या, नेहा सरीन हत्या को आत्महत्या बनाने की कोशिश, और दोनों के बीच में एक नाम, आदित्य गोयन का। लेकिन क्या ये सच में उसका काम था या कोई तीसरा व्यक्ति था जो इन दोनों को एक दूसरे से जोड़कर किसी तीसरी कहानी को छुपा रहा था? इंस्पेक्टर अंशुमान अब इस केस को हत्या से ज्यादा मानसिक आतंक का केस मान रहे थे। इस भाग में सामने आए आदित्य गोयनका का अतीत, ब्लैकमेलिंग के सबूत, दूसरी मौत नेहा की, एक अनदेखा तीसरा चेहरा, नेहा की मौत का रहस्य, वर्चुअल नंबर के पीछे का सच, और रागिनी के एक पुराने वीडियो में छुपा हुआ नाम जिससे केस की पूरी दिशा बदल जाएगी। 3 मौतें, एक साजिश। इंस्पेक्टर अंशुमान चक्रवर्ती की डायरी में अब 3 नाम थे। रागिनी सेन, मुख्य शिकार। नेहा सरीन, दोस्त जो बहुत कुछ जानती थी। तीसरा चेहरा जिसकी परछाई सब पर पड़ी थी, पर अब तक चेहरा अनदेखा था। नेहा की मौत ने केस को उलझा दिया, लेकिन एक छोटा सुराग बचा था, उसकी उंगलियों पर काली स्याही का निशान। रिया सेन ने उसका नाखून हटाकर नीचे देखा, वहां था एक छोटा सा नंबर लिखा हुआ, 87DK। 87DK, क्या था ये कोड? डिजिटल ट्रेसिंग से पाया गया कि SANACDT SAN कोई सामान्य कोड नहीं, बल्कि एक वीडियो फाइल का पासकोड था,
और ये वीडियो रागिनी की पेन ड्राइव में ही था, एक छुपी फोल्डर में। जब पासकोड लगाया गया, वीडियो खुला। वीडियो में रागिनी अकेली बैठी थी। उसके चेहरे पर डर था, आवाज़ कांप रही थी। अगर कुछ हुआ तो ये वीडियो मेरी आखिरी आवाज़ होगी। उसने कहा है कि अगर मैंने बात की तो नेहा को मार देगा, मैं उसे बचा नहीं पाऊंगी। उसका नाम है। स्क्रीन ब्लैक हो जाती है। वो कोई और नहीं, अविनाश चक्रवर्ती है। चौंकाने वाला मोड़, अविनाश चक्रवर्ती। इंस्पेक्टर अंशुमान चौंक गया। अविनाश चक्रवर्ती उसका सगा छोटा भाई, आईटी इंजीनियर, 2 साल से फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स कर रहा था। पिछले साल विदेश से लौटा था, लेकिन अचानक हर चीज से दूर हो गया था। अंशुमान ने खुद ही पुलिस को आदेश दिया, मेरे भाई को ढूंढा जाए, उसे पूछताछ के लिए लाया जाए, कानून सबके लिए बराबर है। अतीत से सामना। अविनाश को पुलिस ने ढूंढ निकाला धूपतला के एक होटल से, जहां वह फर्जी नाम से छुपा हुआ था। उसका चेहरा बदहवास था। पूछताछ में उसने पहले सब झूठ बोला। फिर जब अंशुमान ने रागिनी का वीडियो दिखाया, उसके चेहरे का रंग उड़ गया। मैं उसे प्यार करता था। क्या? अंशुमान चीखा। हाँ भैया, जयपुर में जब मैं छुट्टियों में गया था, वहीं रागिनी से मिला था। वो होटल में रिसेप्शनिस्ट थी। हमने बातें की, दोस्ती हुई और फिर प्यार। तुमने कभी बताया क्यों नहीं? क्योंकि वो आदित्य के साथ थी, वो उसका इस्तेमाल कर रहा था। मैं बस उसे बचाना चाहता था, लेकिन वो कभी मेरी तरफ देखती ही नहीं थी। प्यार, ईर्ष्या और बदला। अविनाश ने कबूल किया। मैंने ही वो ब्लैकमेल अकाउंट बनाया था, आदित्य के नाम से मेल भेजे ताकि वो डर जाए और रागिनी उससे दूर हो जाए। लेकिन फिर रागिनी ने मुझसे भी बात बंद कर दी। मैंने उसका पासवर्ड चुराया, ईमेल हैक किए, और वो वीडियो भी मैंने देखा जिसमें उसने मेरे बारे में बोला। मुझे लगा वो मुझे सबके सामने बेइज्जत कर देगी। उस रात मैं सिर्फ उसे डराने गया था। हत्या का सच। अविनाश ने माना कि उसने ही रागिनी के फ्लैट का एक्सेस कार्ड चुपके से बनवाया। रात 2:40 पर फ्लैट में उसे धमकाया, लेकिन जब वो चिल्लाए, उसने गुस्से में उसका गला दबा दिया। मैंने उसे मारना नहीं चाहा था, बस चुप कराना चाहता था, लेकिन वो मर गई। नेहा को मैंने नहीं मारा। वो जब मुझे होटल में मिलने आई थी, उसने मुझे पहचान लिया। उसने कहा कि वो पुलिस को बताएगी। मैं डर गया, उसे धमकी दी, पर मारा नहीं, शपथ। तीसरा चेहरा, आदित्य वर्सेस अविनाश। अब केस उलझ गया था। अविनाश ने रागिनी को मारा, पर नेहा की हत्या में वह शामिल नहीं था। तो नेहा को किसने मारा? सीसीटीवी में एक और फुटेज मिला। नेहा की मौत से कुछ घंटे पहले एक ब्लैक एसयूवी उसकी बिल्डिंग के पास देखी गई। नंबर प्लेट फर्जी थी, लेकिन गाड़ी की बनावट गोयनका ग्रुप की लग्जरी फ्लीट से मिलती थी। आखिरी जाल। इंस्पेक्टर अंशुमान ने एक जाल बिछाया। एक फर्जी मेल बनाया गया जिसमें लिखा था, मेरे पास नेहा की असली रिपोर्ट है, मुझे 5 लाख दो वरना पुलिस को सब दे दूंगा। मेल की ट्रैकिंग से पता चला आदित्य गोयनका ने उसे ओपन किया और रिप्लाई भी किया। कहाँ मिलना है? वहीं उसे रंगे हाथों पकड़ लिया गया। उसके ड्राइवर ने कबूल किया कि नेहा की हत्या उसके इशारे पर हुई थी। उसने मुझसे कहा, वो लड़की अगर मुंह खोलेगी तो बहुत कुछ उजागर हो जाएगा। न्याय। 2 महीने बाद कोर्ट का फैसला आया। अविनाश चक्रवर्ती को रागिनी की हत्या के लिए आजन्म कारावास, आदित्य गोयनका को हत्या की साजिश, ब्लैकमेलिंग और सबूत मिटाने के लिए 20 साल की सजा। नेहा सरीन और रागिनी सेन दोनों की मौत ने एक बात साफ कर दी, जब सच्चाई के खिलाफ साजिश खड़ी होती है तो देर से सही, लेकिन इंसाफ अपना रास्ता बना ही लेता है। अब केस की गुत्थियां सुलझ चुकी हैं। रागिनी की हत्या, अविनाश का जुनूनी प्यार और अस्वीकृति। नेहा की हत्या, आदित्य का डर और ताकत का गलत इस्तेमाल। और इंस्पेक्टर अंशुमान, जो न्याय के लिए अपने खून के रिश्ते से भी भिड़ गया। अब आगे क्या? अगर आप चाहें तो मैं अब भाग 4 इंसाफ के बाद लिख सकता हूँ, जहां हम देखेंगे अंशुमान की आत्मद्वंद, रागिनी की विरासत, समाज में मर्डर केस का प्रभाव। अंशुमान, जीत या हार? आदित्य गोयनका और अपने ही छोटे भाई अविनाश को जेल जाते देख इंस्पेक्टर अंशुमान चक्रवर्ती की आंखों में आंसू थे। ये आंसू सिर्फ इंसाफ के नहीं थे, बल्कि उस भाई के लिए भी थे जिसे उसने बचपन में अपने कंधों पर बैठाकर सैर कराई थी। मैंने इंसाफ किया या परिवार को तोड़ दिया? क्या रागिनी की आत्मा को शांति मिली या मैंने उसकी मौत का और बोझ उठा लिया? अंशुमान छुट्टी पर चला गया।
अपने पुराने गांव कृष्णपुर लौट गया, जहां माँ की कब्र थी और बचपन की स्मृतियाँ। रागिनी की माँ, टूटे सपनों की तस्वीर। रागिनी की माँ माया सेन एक साधारण विधवा महिला कोलकाता के टॉलीगंज में किराए पर रहती थीं। उन्होंने केस की शुरुआत से चुप्पी साध रखी थी। एक दिन अंशुमान खुद उनके घर पहुंचा। माया ने दरवाज़ा खोला। आंखें शांत थीं, जैसे आंसू सूख चुके हों। इंस्पेक्टर साहब, मेरी बेटी लौटकर नहीं आएगी, पर मैं आपको धन्यवाद नहीं दे सकती, क्योंकि आपने इंसाफ दिलाया नहीं, बल्कि मेरी बेटी के अतीत को उजागर किया। माफ़ कीजिए, अंशुमान ने सिर झुका दिया। उसने जो सहा, किसी माँ को पता नहीं होता, और अब जब मैं जानती हूँ तो जीना और मुश्किल हो गया है। अंशुमान को लगा कभी कभी सच सामने लाना भी जुल्म होता है। मीडिया और सोशल मीडिया का खेल। टीवी चैनलों ने इस केस को लव, ब्लैकमेल और मर्डर का तिकोन बना दिया। हैशटैग्स ट्रेंड कर रहे थे, लेकिन कोई नहीं जानता था कि अंदर से कितने लोग बिखर चुके थे। रागिनी का ब्रांड हाउस ऑफ रागिनी अब बंद हो चुका था, लेकिन कुछ फैशन स्टूडेंट्स ने मिलकर एक अभियान शुरू किया। रागिनी वाज नॉट वीक, शी वाज ब्रेव। उन्होंने उसका नाम एक डिज़ाइन स्कॉलरशिप से जोड़ दिया। अविनाश की जेल डायरी। जेल में अविनाश ने एक डायरी लिखना शुरू किया। पहले कुछ हफ्ते उसने खाना नहीं खाया, किसी से बात नहीं की, लेकिन एक दिन जब जेलर ने उससे पूछा, कुछ कहना है, वो बस इतना बोला, मैंने एक लड़की को मारा नहीं, मैंने खुद को मार डाला है। उसने डायरी में लिखा, भैया ने मुझे गिरने नहीं दिया, लेकिन मैंने खुद ही सब मिटा दिया। मैं रागिनी से प्यार करता था, पर वो प्यार कभी समझा नहीं गया। शायद मेरे प्यार में सम्मान नहीं था। अगर कोई ये पढ़े तो जान ले, जुनून जब इज्जत से बड़ा हो जाए तो वो प्यार नहीं, जहर बन जाता है। अंशुमान की वापसी। महीने बाद अंशुमान वापस ड्यूटी पर लौट आया। अब वह पहले से ज्यादा शांत, ज्यादा गंभीर और ज्यादा अकेला था। उसके ऑफिस में एक नई तस्वीर टंगी थी, रागिनी की मुस्कुराती हुई फोटो, जिसके नीचे लिखा था, सच कभी मरता नहीं, वो बस चुप होता है और एक दिन चीख बनकर लौटता है। अंतिम दृश्य इंसाफ के आगे की बात। एक शाम बारिश हो रही थी। अंशुमान पार्क में बैठा था। पास में एक छोटी बच्ची दौड़ती हुई आई। उसके हाथ में एक फूल था। ये लो अंकल, ये मम्मी कहती हैं कि अच्छे लोग फूलों जैसे होते हैं। अंशुमान ने मुस्कुराकर फूल ले लिया। उसकी आंखों में आंसू थे। अंधेरे के साए समाप्त। मुख्य संदेश, सच कितना भी देर से सामने आए, उसका वजन सब पर पड़ता है। प्यार जब अधिकार बन जाए तो वो अपराध में बदल सकता है। कभी कभी इंसाफ का मतलब सजा नहीं, समझ भी होता है। कृपया मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। कृपया अपना नाम और शहर लिखें। हम अपनी अगली स्टोरी आपके नाम और शहर के साथ प्रकाशित करेंगे। आपके समय के लिए धन्यवाद। कल इसी समय मिलते हैं। आपकी निधि शर्मा।